बड़ी खबर यह है कि आज हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। दरअसल 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। इसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा और मनीकतला, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब की जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रम मंडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट शामिल है। ये उपचुनाव मौजूदा विधानसभा सीटों पर विधायकों के निधन या इस्तीफे के कारण खाली होने के कारण कराए जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। शनिवार सुबह 8 बजे से देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटों पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देहरा सीट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल इन नतीजों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की साख का सवाल जरूर है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर रणवीर इस ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, आज का दिन कितना अहम है, क्योंकि आज 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजों का ऐलान होना है। क्या इसकी प्रमुखता है, कितना अहम है ये आज के इन नतीजों का ऐलान, और इस ऐलान से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए क्या खबरें आ सकती हैं? सबसे पहले यहाँ पर देहरा में इस वक्त हम हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान पर हैं। जो मतगणना केंद्र यहाँ पर बनाया गया है गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा, उसके बाहर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मतगणना से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। और जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी जो मतगणना के लिए लगाई गई है वो जो है अभी आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो जो मतगणना केंद्र है उसके भीतर जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, यहाँ पर 3 तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जो प्रक्रिया है मतगणना केंद्र में चुनाव आयोग की, वो यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर ये सीट जो है काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ से 2 बार निर्दलीय विधायक रहे होशियार सिंह, जो इस दफा जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया था, उसी के चलते ये सीट जो है खाली हुई थी। तो ये चुनाव यहाँ पर हो रहा है। तो दोनों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद है। अब देखना होगा कि आज ये चुनाव परिणाम किसके हक में आएगा। जो सवाल आपका था कि इन नतीजों के मायने क्या है, देखिए इन तीनों नतीजों का जो हिमाचल की राजनीति में और या सरकार पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहां से मैसेज की बात है, जो संदेश है यहां से जाएगा। और जो बड़ा संदेश होगा वो यही होगा कि अगर इन तीनों सीटों पर जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उस पर जो है जनता अपनी मुहर लगाएगी। अगर कांग्रेस की जीत होती है, अगर तीनों जगह पर कांग्रेस की हार होती है, तो इसको लेकर जो है आप समझ सकते हैं कि जनता मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। और ट्रेंड तो यही बताता है कि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अधिकतर कुछ एक अगर हम अब बात को छोड़ दें, 2021 का उपचुनाव को छोड़ दें, तो ज्यादातर हिमाचल में जो उपचुनाव है, अगर समय ज्यादा है सरकार के पास, तो
मतदाता जो है सरकार के साथ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ना केवल मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एक बड़ा फैक्टर है, दूसरी बड़ी बात यह है कि 2012 में जब डिलिमिटेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, तब से लेकर अब तक जो है कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। और यहाँ पर भाजपा की तरफ से भी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के जो बड़े नेता थे यहाँ से रहे हुए या जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो टिकट है वो पार्टी के ही लोगों को, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से कमिटमेंट की थी, होशियार सिंह जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भाजपा में शामिल हुए। और आपको याद भी होगा इन तीनों स्थानों पर, हमीरपुर और नालागढ़, यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा जब दिया था निर्दलीय विधायकों ने, तो ये इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए भी धरने पर बैठ गए थे। काफी सारा जो है घटनाक्रम देखने को मिला, सरकार के खिलाफ किस तरह से संकट आया फरवरी में, उसके बाद से ये स्थितियां यहाँ बनी। और हिमाचल के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब 3 निर्दलीय विधायक अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही, यानी 15-16 महीने के भीतर ही यहाँ अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, जबकि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए जो है मैंडेट दिया था। और इन निर्दलीय विधायकों ने जब चुनाव जीते थे उस वक्त ये जो है उस वक्त जब ये निर्दलीय थे तो दोनों दलों के खिलाफ जो है जमकर प्रचार किया था, बहुत सारी बातें कही थी और 15 महीने के भीतर ही ये भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने जिस तरह से कमिटमेंट की थी, भाजपा ने अपनी कमिटमेंट पूरी की और उन्हें टिकट दिया। अब तो खैर जो आज तो फैसले की घड़ी है कि देखना होगा कि जनता क्या फरमान सुनाती है। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए लगातार दावे कर रही है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, और ये हमने देखा है कि जो 15-18 महीने गुजरे हैं सुक्खू सरकार के, एक भी मौका जो है यहाँ पर छोड़ा नहीं है विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने का और जनता का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश यहाँ पर लगातार की गई। और आज उसका भी आज जो है ऐसा लगता है कि फैसला हो जाएगा। जनता जो है बता देगी कि फिलहाल वो किसके पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। जी आते हैं जो आपने बताई है। इस वक्त हमारे साथ जसबीर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जसबीर, मेरा ख्याल है आप शायद हमीरपुर में हैं। आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और ये बताएं कि आज के इस नतीजे का जो ऐलान होना है, कितना इंतजार है राज्य की जनता को, और खासतौर से ये जो ऐलान होगा, जो रुझान आएंगे फिर नतीजे सामने आ जाएंगे, क्या लग रहा है इसकी जो राजनीतिक अहमियत है वो क्या है? जी विशाल, मैं आपको जानकारी दूं, इस वक्त मैं वाई स्कूल हमीरपुर के मैदान है वहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि अब कुछ 8 बजे यहाँ पे मतगणना शुरू होने वाली, वाई स्कूल परिसर में मतगणना की जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो तैयारियां भी मुकम्मल काफी समय पहले कर ली गई थी। आज सुबह तड़के 4 बजे से पूरी सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम यहाँ पे जो सुरक्षित रखी गई है उसके लिए पहरा कड़ा कर दिया गया था। और आपको बताऊं कि आज जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं भाजपा से आशीष शर्मा है और कांग्रेस से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उनके जो आज भविष्य का फैसला यहाँ होगा, क्योंकि ये उपचुनाव हुआ था और उसकी मतगणना आज की जाएगी। सही आपने बात की इस चुनाव के मायने की, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में काफी अहम मायने रखता है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव 15-16 महीने पहले एक चुनाव हुआ था और हमीरपुर में जो भाजपा के विधायक थे आशीष शर्मा, उन्होंने निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दोबारा से उपचुनाव यहाँ पे थोपा गया है। तो अब इस उपचुनाव पे को लेकर जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला है हमीरपुर, तो पूरे प्रदेश की नजर इस चुनाव पे टिकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम हमीरपुर से जुड़ा है। तो कुल मिला के ये उपचुनाव है, इसके लिए काफी मायने जो कि राजनीतिक क्षेत्र से भी देखे जा रहे हैं। तो आज 8 बजे अब यहाँ से मतगणना शुरू होगी, जो कि अब तकरीबन 11 बजे तक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी परिणाम होगा सबके सामने होगा। आपको जानकारी दूं कि पहले जो पोस्टल बैलेट हैं 504 के करीब बताए जा रहे हैं, उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद तो अलग अलग बूथों के लिए काउंटिंग शुरू होगी और 9 राउंड कुल यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन जो कयास है कि 11 बजे तक जो स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी और कौन कैंडिडेट जीतता है इसका पता लग जाएगा। जी विशाल। जी रणवीर, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है आपसे
कि 2022 में जब चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश का और के चुनाव हुए थे तो उस दरमियान ये नारा खूब चला था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। तो अगर मैं उससे ये देखा गया, हमने नतीजा तो यही देखा कि जो है वो रिवाज जो है वो बरकरार रहा और राज बदल गया। तो क्या जो इन 3 सीटों पर जो वोटर थे, वोटर तो वही थे जो 2022 में थे, उन्होंने भी उन्हीं वोटरों ने 2024 में भी उपचुनाव में वोटिंग की है। तो क्या जो वोटिंग का जो पैटर्न था कि निर्दलीय को जिताना है, तो क्या वो जो है रिवाज बरकरार रह पाएगा या फिर रिवाज बदलेगा इस उपचुनाव में? रणवीर जी हाँ, देहरा से तस्वीरें हम लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देहरा महाविद्यालय से, जो काउंटिंग सेंटर है, मतगणना केंद्र है, यहाँ पर 8 बजे जो है मतों की गिनती होगी। जहां तक देखिए रिवाज की बात है तो रिवाज तो बरकरार रहा, हर 5 साल जो है सत्ता परिवर्तन होता था वो हुआ। और जिस तरह का जो बात आपने कही है कि वोटर वही थे, और यहां पर जाहिर सी बात है देहरा की अगर हम बात करें तो जनता ने दोनों पार्टियों को नकारा था जी। आपको याद होगा कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी और उसके बाद से देखिए किस तरह से घटनाक्रम हुआ है जी। अब यहां की जनता ये बताएगी, जिस तरह से ऐसा माना जाता है, ये अक्सर देखा गया है कि जो निर्दलीय विधायक होता है उसका जो है अपना एक वोट बैंक रहता है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस पर भरोसा किया था यहाँ की जनता ने जी, क्या उस पर जो है भरोसा फिर से जो है कायम रहेगा या नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो समीकरण जिस तरह से बने हैं दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें, पहले जो है बात यही उठ रही थी दोनों की तरफ से कि संगठन के ही किसी नेता को या कार्यकर्ता को जो है मौका दिया जाना चाहिए। आपने तस्वीरें देखी होगी कि डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्हें जो है दावेदार माना जा रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला जो है कमलेश ठाकुर के पक्ष में सुनाया। और उसके बाद कुछ जो है स्थिति यहां पर देखने को मिली कि किस तरह से कांग्रेस में थोड़ी सी स्थिति जो है ऐसा लग रहा था कि कहीं नाराजगी ना हो संगठन के भीतर, तो उसको संभाला गया। लेकिन भाजपा के भीतर जो स्थिति थी, होशियार सिंह जो विधायक रहते हुए किस तरह से वो जुबानी हमला बोलते थे, वो अपनी बातों को लेकर चर्चा में बहुत रहे। और पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त भी वो कई बार मुखर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। जो यहाँ भाजपा का जो कुनबा था उसमें कुछ लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखाया। और यहाँ पर लगातार मांग ये थी कि जिस व्यक्ति ने पार्टी के खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी की हो, उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ था, और उसी को जो है बाद में टिकट दिया गया। और जो बड़े नेता यहां से माने जाते थे भाजपा के बड़े कद के रमेश धवाला, उनको जो है मनाने की उतनी कोशिश जो है नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हमने देखा, अब देखना होगा कि क्या उस नाराजगी को और संगठन के भीतर भाजपा में जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में, वो उसका पता आज चल पाएगा कि क्या भाजपा कामयाब रही अपने जो कार्यकर्ता अपने कैडर को मनाने में कि पार्टी हाईकमान का जो है फैसला था तो उसके तहत ही यहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास जो है मजबूत पक्ष ये है कि सत्ता में कांग्रेस है और यहाँ पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि बात जो है खूब निकल कर आई। ये जो है मायका है कमलेश ठाकुर का, यहाँ स्थानीय बोली में जो है यहाँ की जो इनका जो विवाह हुआ है वो नादौन में हुआ है, तो नादौन ससुराल है। तो यहाँ की जो बेटी है उसे ध्यान कहा जाता है, यानी बेटी की जो है यहाँ पर बात निकल कर आई कि आप बेटी को चुनिए। और दूसरी होशियार सिंह की तरफ से भी ये कई बार बातें निकल कर आई, या भाजपा की तरफ से बात जो है धरती पुत्र की भी बात कई बार निकल कर आई। तो जिस तरह से चुनाव में आपने देखा है कि किस तरह से जो है
जनता वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बातें कही जाती है, वो सब कुछ यहाँ पर हुआ। बिल्कुल रणवीर, मुझे लगता है रणवीर की जो आपने रमेश धवाला की बात की है वो एक अहम फैक्टर होगा, और रमेश धवाला के मन में क्या है और उनके एक्शन में क्या रहा। मुझे एक याद है वो जुमला उन्होंने कुछ कहा था कि भेड़ के भेष में भेड़िया है तो कौन है, ये सब जानते हैं, ये तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन इससे वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बहुत बड़ा है और जरूर है। जसबीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जसबीर, चुनावी समीकरण जो है वो साफ हैं, जैसा रणवीर कह रहे हैं कि अभी तक देखा यही गया है ट्रेंड्स में कि जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव में ज्यादातर नतीजे उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रहा, विपक्ष लगातार ये बताता रहा कि यह सरकार अपने ही लोगों को समेट कर नहीं रख पाई, क्योंकि विपक्ष ये कहता रहा कि ये जो सुक्खू सरकार है ये वादे करती है लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने गारंटियों के तौर पर किया था। विपक्ष ये कहता रहा है कि सुक्खू सरकार जो दरअसल ये दुख की सरकार बन गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं नतीजों के तौर पर, कि वो नतीजा या तो पक्ष में जाए सत्ता के या फिर विपक्ष के पक्ष में चला जाए। जी जसबीर। जी विशाल, मैं आपको विशाल ये बताऊं कि जो भी इस बार का प्रचार रहा है हमीरपुर में उपचुनावों के लिए, वो मुद्दों को बिल्कुल अलग हटा के रहा है और केवल मात्र जो आरोप प्रत्यारोप, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, क्योंकि भाजपा के द्वारा बार बार ये आरोप लगाए गए कि जो प्रताड़ित हमारे जो विधायक हुए थे उनके प्रताड़ना के बाद ही ये उपचुनाव थोपा गया है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की, कांग्रेस से ही कहना है कि इन्होंने बगावत की थी और विकास नहीं चाहते थे, और ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि जो हमीरपुर के जो उपचुनाव में मुद्दे थे, जैसे विकास के मुद्दे होते हैं, या हमारा जो एक बस स्टैंड बनना प्रस्तावित है जिसका काम अभी जो सुक्खू सरकार के बनने के बाद शुरू हुआ है, और एक मेडिकल कॉलेज जो काफी सालों से लंबित पड़ा हुआ है, तो इस तरह के जो मुद्दे थे उनको बिल्कुल पीछे रख के सिर्फ एक आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की गई है। और लोग भी यहाँ के अब समझदार हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था और आज जो उनकी मतगणना होगी तो इसमें जो जनादेश मिलेगा, तो कुल मिला के लोगों की यही एक जनादेश देंगे कि उन्होंने क्या लोग जनता को चाहिए कि जनता को चाहिए था। क्योंकि इस उपचुनाव में कोई भी विकास के कार्यों के लेकर बात नहीं हुई है, केवल मात्र एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बनाने का प्रयास, चाहे भाजपा के प्रत्याशी थे या कांग्रेस के प्रत्याशी थे, या फिर जो यहाँ पे प्रचार करने के लिए बाहरी नेता पहुंच रहे थे या सरकार के नुमाइंदे पहुंच रहे थे, उन्होंने किया है। फिलहाल आज ये जनादेश का देह है और आज ये सब कुछ सबके सामने होगा। चलिए रणवीर और जसबीर आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और हम खबरों पर इसके जुड़ी लगातार अपडेट्स पर नजर डालेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।